हेलो जी, हेलो। क्या हाल चाल आप सबके? आई होप एवरीवन इज डूइंग सुपर गुड इन देयर रिवीजन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 चार्ज अंडर जीएसटी और उसका एक टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। आइए इसकी रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर का ना आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि ये कॉम्पोजिशन लेवी लाया क्यों गया। देखिए, जीएसटी जब इम्प्लीमेंट किया गया उससे पहले सर्विस टैक्स होता था। ठीक है, उसके बाद हम जीएसटी लेकर के आए और जीएसटी में हमने कुछ लिमिट सेट करी कि इतनी लिमिट क्रॉस होने के बाद, जैसे ही आपकी लिमिट ये क्रॉस होगी, लिमिट इन द सेंस कि आपकी टर्नओवर बेस्ड हमने लिमिट रखी कि आपकी जैसे ही टर्नओवर क्रॉस होगी उसके बाद आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। वो हम रिवीजन जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर की रिवीजन करेंगे तो मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ाऊंगा आपको। बट अभी के लिए हम ये समझते हैं कि हमने कहा कि जीएसटी के अंदर आपको एक स्पेसिफिक टर्नओवर के बाद आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा, आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये लिमिट क्या रखी गई, लिमिट का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं तो हमने लिमिट रखी आपकी 40 लाख। अगर आप 40 लाख पर एनम अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी है सर। लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो उस केस में आपकी लिमिट 20 लाख रुपीस पर एनम थी। ठीक है जी। अब इस पर जितने भी छोटे व्यापारी थे यानी कि स्मॉल बिजनेसमैन, उन्होंने ये क्वेरी रेज करी गवर्नमेंट को कि सर हम तो इतना लंबा चौड़ा बिजनेस भी नहीं करते, हमारी तो लिमिट भी छोटी सी, हम क्या 50-60 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से साल का करते हैं। अब हम जीएसटी के अंदर जब हम आएंगे तो जीएसटी के अंदर आने से कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट किस किस चीज की? हमें ये जो जीएसटी वाला है हमारे तो बस की है नहीं, हम तो इतने क्वालिफाइड नहीं है, तो इसलिए हमें एक सीए रखना पड़ेगा। ठीक है जी, जो जीएसटी को पूरा का पूरा ओवरव्यू करेगा। प्लस हमें एक अकाउंटेंट चाहिए होगा मैंडेटरी इन हाउस, जो कि सारे के सारे जो आपके डिटेल्स है, आउटपुट सप्लाई, उन पे चेक करेगा कि प्रॉपर जीएसटी जा रहा है नहीं जा रहा। फिर उसके बाद जो आपकी इनपुट्स हैं यानी कि आपकी जो टू बी से रिकंसाइल होती है वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये एक अकाउंटेंट की कॉस्ट भी बढ़ा दी आपने, एक सीए की कॉस्ट भी बढ़ा दी। प्लस में आपने बोला कि जी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी रखना पड़ेगा। अभी तक तो हम ये सब नहीं रखते थे। प्लस में आपने बोला कि जी बुक्स भी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करो। सर इतना सब कुछ तो आप हमारे लिए ले आए कि हम 50-60 लाख रुपए तो हम टोटल कमा रहे हैं, टर्नओवर है हमारी साल की। ठीक है जी। अब उसके अंदर अगर ये सब हम कॉस्ट ऐड करेंगे तो इसकी तो हमें कॉस्ट ही इतनी सारी की सारी कॉस्ट हमारी बहुत हाई हो जाएगी इन सब चीजों के कारण, और हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो जीएसटी ला करके तो आप हमारा नुकसान ही कर रहे हो। फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि बात तो, लॉजिक तो बिल्कुल जेन्युइन है, उनका रीजन बिल्कुल वैलिड है कि अगर जो लोग इतना नहीं कर रहे हैं टर्नओवर में या जिनके इतने प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, उनके लिए तो हमने कॉस्ट बढ़ा दी। देन गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया कॉम्पोजिशन लेवी, और उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि आप चिंता मत करो, आपके लिए हम ये सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जीएसटी में रजिस्टर तो हो गए, पर ये सब जो आपको डॉक्यूमेंटेशन था, बुक्स था, अकाउंटेंट था, इन सब से हम आपको छुटकारा दे देंगे। आइए जी, हम एक बार, मैंने आपको बेस दे दिया, अब मैं कॉम्पोजिशन की रिवीजन शुरू करता हूं। इसमें हमें दो टाइप की चीजें बननी है, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। दो टाइप के लोग हो सकते हैं, जो सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हैं या फिर जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जो सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे थे उनके लिए तो हम लेके आए कॉम्पोजिशन सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2). ठीक है जी। पहले मैं इसको पढ़ाता हूँ, उसके बाद में सर्विसेज पे आऊंगा। आइए, द composition levy is an alternative method of levy of tax designed for small taxpayer। अभी small taxpayer की सर डेफिनेशन क्या है ये तो बताओ, उसे अभी आगे लिमिट्स चेक करेंगे तो बताऊंगा। whose turnover is up to a prescribed limit। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट तय करी कि अगर आपकी इतनी तक लिमिट है, अगर आपकी टर्नओवर इतनी है तो हम आपको एक स्मॉल टैक्स पेयर मान लेंगे, और अगर आप चाहें तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन की जगह कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्टर करा लें अपने आप को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट। सो इनिशियली द स्कीम वाज डिजाइन्ड बेनिफिट ऑफ द ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विस, was fundamentally for the supplier of goods, voluntary and optional scheme to small and only for restaurant service। जब ये इंट्रोड्यूस करी गई तो मेनली करी गई सप्लायर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, इन सब के लिए। और इसमें हमारा मेन था वॉलेंट्री रखी गई हमने कि अगर आपको ऑप्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है जी। हाउएवर लेकिन सब्सिक्वेंटली सप्लायर अवेलिंग कॉम्पोजिशन वर परमिटेड टू सप्लाई अदर सर्विस ऑल्सो। पहले तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप सिर्फ गुड्स कर रहे हैं या फिर सिर्फ रेस्टोरेंट में, तब तो आप ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों दे रहे हैं तो उस केस में आपको स्कीम अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे हम। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ सर्विसेज तो मैंडेटरी हैं, वो लोग देंगे ही देंगे। तो इस केस में उन्होंने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक गुड्स के साथ सर्विसेज भी अलाउड कर दी। ठीक है जी। देखिए स्मॉल स्पेसिफाइड वैल्यू, ये स्पेसिफाइड वैल्यू भी हम आगे समझेंगे। दिस स्कीम इज कंटेन इन सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10(1) एंड 10(2) वेयर मेनली सप्लाई इज ऑफ गुड्स, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेनली सप्लाई क्या थी, गुड्स की। अच्छा, स्मॉल टैक्स पेयर विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹1.5 करोड़ आर एलिजिबल टू पे टैक्स। यानी कि अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर बड़े अच्छे से घुमा देता है यहाँ पर। जितने भी स्मॉल टैक्स पेयर हैं विद एन एग्रीगेट टर्नओवर, अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है समझेंगे अभी। अरे, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आज मैं खड़ा हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। ठीक है जी। इस केस में मैं आज इस फाइनेंशियल ईयर में खड़ा हूं, तो मेरी टर्नओवर कहां की देखी जाएगी, मेरी टर्नओवर देखी जाएगी सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मेरी कितनी टर्नओवर थी ये देखी जाएगी। अगर मेरी यहां पर स्पेसिफाइड लिमिट तक थी तो मैं इस ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकता हूं। ठीक है जी। अच्छा, आर एलिजिबल टू पे टैक्स एट दीज रेट्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹1.5 करोड़। क्या मतलब है, देखिए अगर मेरी टर्नओवर यहां पर 1 करोड़ थी, मेरी टर्नओवर कितनी थी फाइनेंशियल 23-24 में 1 करोड़, तो क्या मेरे लिए कॉम्पोजिशन लेवी एप्लीकेबल है, क्या मैं ऑप्ट कर सकता हूं? जी हाँ सर, ऑप्ट कर सकते हो। चलो आओ 24-25 में थोड़ा सा हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। आइए, अप्रैल में ये ईयर शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक ये ईयर था। इसे हम मान लेते हैं दिसंबर 24। ठीक है जी। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। यहां से यहां तक की टर्नओवर थी मेरी 1.4 करोड़। ठीक है जी, 1.4 करोड़। जनवरी के महीने में, जनवरी 25 में मैंने सेल करी 20 लाख की। अच्छा, तो टोटल टर्नओवर हो गई मेरी 1.6 करोड़, 1.6 करोड़। ठीक है जी। या आप इसे मान लीजिए 1.3 करोड़ और इसे मान लीजिए 25 लाख, यहां पर हो गई मेरी 1.5 करोड़। क्या क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या जो ये मैंने ऊपर अभी यहां पर बोला पूरी लाइन में, क्या इसका मतलब ये था कि अगर मेरी प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ की टर्नओवर थी तो इस पूरे ईयर के लिए मेरे को मिलेगा कॉम्पोजिशन लेवाई? नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखिएगा। कॉम्पोजिशन लेवाई आपको सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है, सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब तक आपकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर है। Once you exceed the 1.45 करोड़ in current financial year, आप कॉम्पोजिशन लेवी से बाहर हो जाएंगे और आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। आइए जी, दोबारा पढ़ाता हूं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्मॉल टैक्स पेयर विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़, पिछले साल में अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक थी तो आप एलिजिबल हैं टू पे टैक्स एट दीज रेट्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। दीज रेट्स का मतलब है कॉम्पोजिशन लेवी में अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़, अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़। यानी कि आप जनवरी तक तो एप्लीकेबल थे, फरवरी से जैसे ही 1.5 करोड़ एक्सीड करोगे तो आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने बोला एग्रीगेट टर्नओवर की हमने बात करी। एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? व्हाइल कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के लिए 1.5 करोड़ रखी है लिमिट, कुछ लोगों के लिए 75 लाख रखी और कुछ लोगों के लिए 50 लाख भी रखी। ठीक है जी। लेकिन इस एग्रीगेट टर्नओवर में अगर हम कहें कि एग्रीगेट टर्नओवर उन्होंने वर्ड बोला तो उसमें क्या इंक्लूड है, तो उसमें इंक्लूड होगा आपका सारी टैक्सेबल सप्लाईज, सारी की सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सारे के सारे एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट सप्लाईज। ठीक है जी। ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन, याद रखिएगा आपका पेन नंबर सेम होना चाहिए, कंप्यूटेड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है जी। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन किए गए। एक्सक्लूड क्या किया जाएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, यानी कि किसी भी टाइप का जीएसटी और सेस इसके अंदर एक्सक्लूड किया जाए, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कोई भी इनवर्ट सप्लाई जो कि आरसीएम के अंडर है,
आरसीएम के अंदर कोई भी इनवर्ट सप्लाई आ रही है जिसपे मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता हूं, उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांस सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट। यानी कि अगर आप कुछ भी लोन दे रहे हैं तो उसे भी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आइए अब एक और चीज समझते हैं। टर्नओवर लिमिट क्या है कॉम्पोजिशन लेवल के अंदर अंडर सेक्शन 10(1) शेल बी ₹75 लाख। क्या लिमिट रखी है? 75 लाख रखी है 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है? देखिए अभी तक हमने देखा 1.5 करोड़ उसने बोला था, लेकिन कुछ स्टेट्स पर्टिकुलरली ऐसे हैं जिन पर 75 लाख की लिमिट देखी जाएगी, 1.5 करोड़ नहीं देखी जाएगी। यानी कि अगर जो लोग इन पर्टिकुलर स्टेट्स में रह रहे हैं उनकी जैसे ही टर्नओवर 80 लाख होगी, 80 लाख होगी तो फिर वो क्या कॉम्पोजिशन के लिए वो एलिजिबल है? नहीं है। वो स्टेट्स कौन से हैं? आइए उसका कोड वर्ड मैंने बनाया है MN2 AMQ NSTU। आइए ए से एक बार देखते हैं। ए से आपका अरुणाचल प्रदेश, एम से सॉरी एम मणिपुर मेघालय मिजोरम, AMQ, एन से नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा उत्तराखंड। आइए AMQ NSTU अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम मेघालय, मणिपुर मिजोरम मेघालय, नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा उत्तराखंड। चलिए ये 8 स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माने जाते हैं और इनको इनको 75 लाख की लिमिट ही एप्लीकेबल है। अंडर दिस स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अंडर दिस स्कीम सप्लायर ऑफ गुड्स कौन से? स्पेशली मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है। स्पेशली किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरर्स की, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट द कंसेशन रेट ऑफ 1%। 1% उन्हें टैक्स देना है सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि टोटल कितना हुआ? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, दोनों मिला करके 1% है, 1% इंडिविजुअल नहीं है। ऑफ द टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब यहां पर क्या है? टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट। यानी कि अगर आपने टैक्सेबल मैन्युफैक्चरर के केस में अगर आपकी टैक्सेबल टर्नओवर 40 लाख है प्लस में आपकी एग्जेम्प्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी 20 लाख है, तो यानी कि आपको 60 लाख के ऊपर 1% देना है। ये केस था मैन्युफैक्चरर का। लेकिन लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप ट्रेडर हैं, अदर देन मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या हुआ? ट्रेडर है, तो उस केस में आप पे 1% तो रेट एप्लीकेबल वही होगा, लेकिन आपकी सिर्फ ओनली टैक्सेबल सप्लाई ही मानी जाएगी। यानी कि उस केस में आपको 40 लाख पे 1% देना होगा, 40 लाख पे 1% देना होगा, एग्जेम्प्ट पे 20 लाख पे 1% नहीं देना इनकेस अगर आप ट्रेडर हो तो। चलिए आइए रेस्टोरेंट सर्विस की बात कर लेते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स नॉट सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट रेट 5%। यानी कि उनसे बोला गया कि आप सिर्फ 5% टैक्स भरना, इसके अलावा आपको और टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 5% का मतलब क्या हुआ? 5% का मतलब हुआ सर 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। ठीक है जी। आइए However, person opting under composition scheme may supply service। अभी हमने ऊपर देखा था कि पहले गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको सर्विस के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आप कुछ कुछ अमाउंट तक सर्विस दे सकते हैं। वो कितना अमाउंट है? देखिए, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10%, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर। आइए इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। यानी कि देखिए इसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूं आपको। अगर मेरी टोटल जो मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ वो 40 लाख रुपीस कर रहा हूँ, ठीक है जी। टोटल गुड्स की सप्लाई कितनी कर रहा हूँ? 40 लाख, प्लस में मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ, तो मैं सर्विस कितनी दे सकता हूँ? कितनी दे सकता हूँ? दैट इज 10%। यानी कि 40 लाख का 10% कितना हुआ? 40 लाख का 10% हुआ आपका 4 लाख। तो यानी कि अगर मेरे से कोई पूछे कि मैं कितने तक की सर्विसेज मेरे को अलाउड है देना, दैट इज 4 लाख ओनली। मैं इससे ज्यादा की सर्विसेज नहीं दे सकता। इज इट राइट? नहीं, गलत सर। लेकिन अप टू 5 लाख, इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी उसे कंसिडर किया जाएगा जब आपकी सर्विस की लिमिट देखी जाएगी। तो यानी कि मैं मैक्सिमम कितनी दे सकता हूँ? 5 लाख तक की। बट अगर मेरी टर्नओवर 60 लाख होती तो इसका 10% कितना था? 6 लाख और 5 लाख। तो यानी कि मेरा यहाँ पर कैपिंग कितनी लगेगी? 6 लाख की। ठीक है जी। आइए हो
देखिए फिर वही बात कह रहा है, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर कंप्यूटेड अबव. Further, it is important to know that aggregate turnover is computed on all India basis. सब पूरे इंडिया बेसिस पे आपकी टर्नओवर काउंट की जाएगी फॉर अ पर्सन हैविंग द सेम पैन. इधर आइए, देखिए मिस्टर राम जो हैं, मिस्टर राम, इनके बिजनेस चल रहे हैं और टोटल 4 स्टेट में चल रहे हैं. पहला हम कहते हैं हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा दिल्ली और चौथा हिमाचल. ठीक है जी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल. अब इनकी टर्नओवर देखिए, हरियाणा की टर्नओवर उनकी है लेट से 20 लाख, पंजाब की टर्नओवर है 50 लाख, दिल्ली की टर्नओवर है 30 लाख और हिमाचल की टर्नओवर कितनी है, यहां पर लेते हैं हम 60 लाख. मुझे बताइए, अभी हमने कॉम्पोजिशन में देखा कि मैक्सिमम लिमिट क्या थी, मतलब आपकी 1.5 करोड़ तक आप कॉम्पोजिशन लेवल ले सकते हैं. क्या मिस्टर राम एलिजिबल हैं अपने चारों बिजनेस के लिए? सर नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये 1.6 करोड़ बनता है, 1.6 करोड़ की टर्नओवर वो क्रॉस कर रहे हैं. सर ये 1.6 करोड़ क्यों देखा? क्योंकि मिस्टर राम का जो है पेन नंबर के बेस पर हम चेक करेंगे, मिस्टर राम के स्टेट वाइज बेस पर हम चेक नहीं करेंगे. यहाँ पर अगर हम पेन बेस पे देखें तो 1.6 करोड़ की टर्नओवर है और मिस्टर राम उस लिमिट को एक्सीड करते हैं, इसलिए वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है. आइए एक और लाइन पढ़ाता हूं. फर्दर द ऑप्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) शेल लैप्स कर जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख इन 8 स्पेसिफाइड स्टेट्स. मैंने ये चीज समझाई थी, अभी आपको समझाई थी. कहां गई वो चीज, ये देखिए. अगर आपकी अप्रैल 24 में कितनी थी, 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितनी थी, 1.3 करोड़. जनवरी में आपकी 20 लाख हो गई, तो आपकी हो गई 1.5 करोड़. लेकिन फरवरी को, 1 फरवरी को जैसे ही आप एक भी सिल का बिल काटोगे तो आपकी 1.5 करोड़ से अप हो जाएगी टर्नओवर, और उस केस में आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे. यानी कि आपको मैंडेटरली कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में. आइए अब हम पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस. अगर सप्लाई मेनली सर्विस की है तो उस केस में क्या रहेगा? A person engaged exclusively in supply of service other than restaurant service is not eligible for this composition scheme stipulated under subsection 1 or 2. यानी कि अभी तक हमने सबसेक्शन 10 और 10(1) और 10(2) में हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वो गुड्स के लिए थी. ठीक है जी, प्लस में उसको कुछ सर्विसेज के लिए भी अलाउ कर दिया गया. लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ सर्विसेज वाले के लिए 10(1) और 10(2) में एप्लीकेबल नहीं है. उसके लिए एक नया सेक्शन लाया गया 10(2)(a. ठीक है जी, जिसमें हमने स्पेसिफिकली सप्लायर ऑफ सर्विसेज को कवर किया कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए. In order to provide benefit of composition scheme to person engaged in the supply of service other than restaurant service whose aggregate turnover in the preceding financial years up to 50 लाख. यानी कि अब हमने नई लिमिट निकाली सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए. याद रखिए सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए हमारी कितनी थी, दैट इज 1.5 करोड़. और हमने 8 स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए क्या रखी, 8 स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए हमने रखी सप्लाई ऑफ गुड्स की सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स की टर्नओवर 75 लाख. 8 स्टेट्स कौन से थे? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा. ठीक है जी, और उत्तराखंड. आइए अब यहां पर हमने बोला कि अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हैं तो आपकी लिमिट कितनी देखी जाएगी, 50 लाख तक अगर आपकी लिमिट है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 2(a) को अवेल कर पाएंगे. लेकिन इसमें आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, फ्लैट 6%. और 6% का मतलब क्या हुआ, 6% का मतलब हुआ सर, 6% का यहां पर मतलब हुआ पे टैक्स एट द रेट 6% का मतलब हुआ 3% CGST और 3% SGST आप पे कर दो हमें. ऑफ द टर्नओवर वाज इंट्रोड्यूस्ड सब्सिक्वेंटली. A mixed supplier who is primarily engaged in supplying service other than restaurant service along with a margin supply of goods could also avail the benefit of this scheme. यानी कि जो लोग दोनों गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों अवेल कर रहे थे उनके लिए भी कंबाइंड लिमिट हमारी 75 लाख देखी जाएगी, और वो ये वाली स्कीम 10(2)(a) को अवेल कर सकते हैं. याद रखिए वो लोग हैं जिनकी गुड्स की सेल मान के चलो 10 लाख है और सर्विसेज की सेल भी इनकी 50 लाख है.
सॉरी 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 30 लाख, तो उस केस में ये लोग अवेल कर पाएंगे इसको। Essentially, the composition scheme under subsection 2A, referred as a composition under 2A, is for small, for small service providers like salon stylist, tailors, etc. यानी कि जो छोटे सर्विस देने वाले हैं, उनकी टर्नओवर अगर स्पेसिफाइड लिमिट तक है, यानी 50 लाख तक, तो वो ये वाली स्कीम अवेल कर सकते हैं। आइए कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम के कुछ बेनिफिट्स हैं। Supplier opting for composition leeway need not worry about the classification of their goods or service or both the rate of GST applicable on their goods and or services। यानी कि उन्हें उन झंझटों में नहीं पड़ना कि हमारे ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल होता है, कौन से HSN में हमारे गुड्स फॉल करते हैं, कुछ नहीं। आप सीधा सिंपल गवर्नमेंट ने जितना टैक्स स्पेसिफाई करा है 1% फॉर द गुड्स, 6% फॉर द सर्विसेज, और रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% आप दो और आराम से अपना बिजनेस करते रहो। Not required to raise any tax invoice, उनको टैक्स इनवॉइस भी रेज नहीं करना, बट सिंपली नीड टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई wherein no tax will be charged from the recipient। याद रखिए कॉम्पोजिशन में 6% आपको अपनी जेब से देना है, आपको कस्टमर से चार्ज नहीं करना। यानी कि जब आप बिल बनाओगे और अगर आपने उसमें कुछ 10,000 का आइटम सोल्ड करा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 6% तो मेरी चार्जेस है या फिर 1% चार्ज है, तो आप एक काम करो 1% मेरे को जीएसटी दे दो ना। कस्टमर से नहीं लेना, कस्टमर को सिर्फ आप 10 लाख का बिल दोगे, दैट्स इट। वो 1% आपको अपनी जेब से भरना है। An eligible person opting to pay tax under composition scheme shall, instead of paying tax on every invoice at the specified rate, pay tax at prescribed percentage of his turnover every quarter। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप जो है टैक्स हर महीने दो, आपसे बोला जा रहा है कि आप क्वार्टर में एक बार टैक्स दे दो, बहुत है। ठीक है जी। और वो किस तरीके से दोगे? फॉर्म जीएसटी CMP 08 में। हर क्वार्टर के एंड में ही वुड पे द टैक्स विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। आपको आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, आप कोई भी जीएसटी अपना क्लेम नहीं कर पाओगे, आपको सिंपली बस पे करना है। रिटर्न कैसे फाइल होगी? रिटर्न टू बी फाइल्ड एनुअली बाय अ कॉम्पोजिशन सप्लायर। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इज कंपल्सरी फॉर ऑप्टिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम। आइए इसी के साथ हमारी कुछ कॉमन कंडीशन है जो कि 16 हैं। आइए 16 कंडीशंस पढ़ते हैं, उसके बाद ये चैप्टर लगभग हमारा नियर बाय कंप्लीट है। आइए कॉमन कंडीशन, जो कि अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आप जाना चाह रहे हैं तो आप इन 16 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तभी आपके लिए ये स्कीम एलिजिबल या एप्लीकेबल है। ठीक है। पहला, ही इज नॉट मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई, यानी कि जहां पर भी आप सप्लाई कर रहे हैं, लेट से आप दिल्ली के ट्रेडर हैं या दिल्ली में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप विद इन दिल्ली ही ओनली करेंगे, विद इन दिल्ली ही करेंगे। आप कहीं और जाकर के सामान नहीं बेचोगे सर। आप यहां से हरियाणा सामान नहीं बेच सकते अगर आप कॉम्पोजिशन वाले हो तो। ये स्कीम आप पे सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आप इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहे। He is not engaged in making supply of service through इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। वो आप ई कॉम वाले पर्सन नहीं होने चाहिए जो ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं। वो इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। याद रखिएगा अगर आप पे टीसीएस एप्लीकेबल है तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम से आप बाहर हो जाओगे, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। He is not engaged in making any supply which are not leviable to tax under this act, नॉन टेक्सेबल सप्लाई। आप कोई भी नॉन टेक्सेबल अगर सप्लाई कर रहे हो तो भी आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। आप कुछ स्पेसिफिक जो गुड्स हैं उनको उनके मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए, दैट इज आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल। और ये मैंने ग्रीन में इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली देखा गया है कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस में ये वर्ड डाल देता है। फर्स्ट इज पान मसाला का मैन्युफैक्चर, एरेटेड वाटर का मैन्युफैक्चर, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट। वो आपसे कई बार क्वेश्चन में डाल देगा कि मिस्टर एक्स हैं, वो ये एरेटेड वाटर के मैन्युफैक्चरर हैं और उनकी लिमिट, उनकी टर्नओवर जो है वो 60 लाख है, क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं? आपको बताना होगा। अब आप टर्नओवर वाइज चेक करोगे तो हाँ ठीक है, फिर वो ये नीचे भी लिख देगा कि वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहे, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कहोगे यार लिमिट भी अंडर है, इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं कर रहा, तो कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है। बट ध्यान रखना वो मैन्युफैक्चर किसका है, इन सब चीजों का है। पान मसाला, एरेटेड वाटर आपका कवर हो गया। लेकिन अब मैं आपको इसमें एक कैच बताता हूँ, देखो
कई बार क्या करता है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट बोलता है मिस्टर एक्स इज अ ट्रेडर ऑफ एरेटेड वाटर। बताओ क्या अब वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है? सर ले सकता है, क्योंकि वहां पर तो आपको मैन्युफैक्चरर के लिए मना किया ना। मैन्युफैक्चरर ऑप्ट नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेडर ऑप्ट कर पाएगा। याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। सच पर्सन शुड बी नीदर सीटीपी, वो ना तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ना ही वो एनआरटीपी होना चाहिए आपका। वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग, इसे थोड़ा सा मार्क कर लेना यार, इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास वहां पर नोट्स नहीं है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर आपके पास कहीं पर ऐसे लिखा हो तो इसको प्लीज स्टार मार्क कीजिएगा जब आप एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरर का ध्यान रखें कि मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर अगर हुआ तो वो ऑप्ट कर पाएगा। वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम पेन, in that case such registered person have to opt, reject composition scheme, individual choices not applicable। क्या कह रही है कंडीशन? ये कंडीशन कह रही है कि अगर अगर आपके दो बिजनेस चल रहे हैं, अगर आपका बिजनेस ए भी चल रहा है, बिजनेस बी भी चल रहा है, आपका पेन नंबर एक है, तो या तो आप सॉरी 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 आप ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो या तो आप दोनों के लिए ओके करोगे कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में दोनों में आ रहा हूं, या फिर आप दोनों को ही रिजेक्ट करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ए के लिए लूंगा और बी के लिए नहीं लूंगा। ठीक है जी, क्योंकि ये स्कीम पेन वाइज है। द पर्सन कवर्ड इन कॉम्पोजिशन स्कीम shall get shifted to the normal scheme if the limit of 1.5 crore 75 lakh 50 lakh exceed at any time in a financial year, and he will give an intimation in CMP 04 within 7 days of exceeding the limit। यानी कि जो हमने एग्जांपल देखा था, फरवरी में जैसे ही उसकी लिमिट क्रॉस होगी, फरवरी में जैसे ही लिमिट उसकी क्रॉस होगी, तो विद इन 7 डेज उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना पड़ेगा। उसको ये इंटीमेशन देनी है इन CMP 04 के मेरी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से क्रॉस हो गई है विद इन 7 डेज ऑफ एक्सीडिंग द लिमिट। एक क्वेश्चन उठता है, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, वापस लेके चलता हूँ। आओ, कहाँ गए हम? हाँ, ये जो केस था, ये लेट से मिस्टर राम का केस है या मिस्टर अजय का केस है ये। ठीक है जी, मिस्टर अजय का ये केस था। फाइनेंशियल 23-24 में मिस्टर अजय की टर्नओवर 1 करोड़ थी। फाइनेंशियल 24-25 में मिस्टर अजय ने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली, और यहाँ पर आकर के जनवरी में उनका ये फरवरी में, यानी कि जनवरी के अंदर फरवरी में, ये फरवरी के अंदर उनकी लिमिट जो है क्रॉस हो गई है, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकल आए हैं, और उसके बाद उन्होंने नॉर्मल स्कीम में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। नाउ कहानी इसके बाद शुरू होती है, जो मेरे को क्वेश्चन आपसे पूछना है। मार्च तक तो उनका ठीक चला। 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024-25 था ना, 1 अप्रैल 2025, मुझे बताइए 1 अप्रैल 25 को क्या मिस्टर अजय फिर से कॉम्पोजिशन स्कीम आउट कर सकते हैं? नया फाइनेंशियल ईयर है भाई, बताओ, सोच के देखो। कंडीशन क्या थी आपकी इसके केस में? करंट फाइनेंशियल ईयर में तो आपकी टर्नओवर अब इस समय तो अप्रैल में 0 है, जब एक्सीड होएगी तब होएगी। क्या पता जनवरी फरवरी में हो जाए, क्या पता तब भी ना हो। लेकिन लेकिन मुझे एक चीज बताओ, कंडीशन ये थी कि पिछले साल की टर्नओवर देखी जाएगी, क्या वो 1.5 करोड़ से टू 1.5 करोड़ थी? लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर जो अजय हैं, वो 1.5 करोड़ इस ईयर में क्रॉस कर चुके ऑलरेडी। तो फिर इस साल के अंदर कैसे स्कीम ऑप्ट कर सकते हो? यानी कि 25-26 के लिए, 25-26 के लिए भी ये स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आप एक बार उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हो प्रीवियस ईयर में। आइए जी, a person applying for registration may give option for composition scheme in part B of REG 01। REG 01 के अंदर वो ऑप्शन ऑप्ट करेगा जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा होगा कि उसे कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है रेगुलर स्कीम की जगह। सच सप्लायर शैल मेंशन, वो जो सप्लायर है उसे क्या मेंशन करना पड़ेगा? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। जब वो बिल ऑफ सप्लाई अपना इशू करके देगा कस्टमर को, तो वो ऊपर जीएसटी नंबर तो अपना डालेगा, लेकिन अगर जीएसटी नंबर डाल रहा है तो उसको ये मेंशन करना मैंडेटरी है कि वो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, नॉट अलाउड टू इशू टैक्स इनवॉइस, वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करेगा। ऑल्सो मेंशन, वो मेंशन करेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यानी कि सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ऑन एवरी नोटिस
और साइन बोर्ड डिस्प्लेड ऑन द प्रोमिनेंट प्लेस एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर उसके जितने भी जगह है वहां पर वो नोटिस बोर्ड के आगे, जैसे उसका नाम है मिस्टर श्याम एंड सन्स, तो वो मिस्टर श्याम एंड सन्स के नीचे लिखेगा अपना जीएसटी नंबर, नीचे लिखेगा ब्रैकेट में डाल के कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। आइए, एनी पर्सन हु इज इन द कॉम्पोजिशन स्कीम, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में आज है, may opt out of the scheme at any time shall file an application in CMP 0 form। क्या मैंडेटरी है कि अगर आप कॉम्पोजिशन में आ गए तो आपको जब तक लिमिट नहीं क्रॉस होगी तब तक आप इसी स्कीम में रहो? नहीं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो आप कहाँ गया, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, आप चाहें तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं एंड ही विल गेट शिफ्टेड टू नॉर्मल स्कीम विद इमीडिएट इफेक्ट। He shall be required to submit ITC 01 for availing ITC within 30 days from the date of withdrawal। याद रखना ये वाली चीजें कई बार MCQ में पूछ ली जाती हैं, within 30 days from the date of withdrawal। Option to pay tax under section 10 shall be effective from the beginning of the next financial year, but such person shall also furnish statement ITC 03 for reversal of ITC within period of 60 days। इसको हम इन डेप्थ कवर करेंगे जब हम ITC वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आइए 12th कॉमन कंडीशन का 12th पॉइंट, एज पर रूल 62 सच पर्सन हैज टू फाइल क्वार्टरली स्टेटमेंट CMP 08 इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपको क्या करनी है, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी है। ऑल्सो टैक्सेस इज टू पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस विद इन 18 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। यानी कि अगर आप क्वार्टर देखो तो अप्रैल से जून का 30 जून, यानी कि आपको 18 जुलाई तक जो है पूरे के पूरे क्वार्टर की टैक्स की पेमेंट करनी है। डीलर शैल फाइल इन एनुअल रिटर्न अप टू 30th अप्रैल। एनुअल रिटर्न आपकी कब जाएगी, 30th अप्रैल तक जाएगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका ये खत्म होगा यहाँ पर, और यहाँ से जो आपका अप्रैल आएगा, ये वाला अप्रैल, ये आपका फाइनेंशियल ईयर मान के चलो 22-23 है, तो ये जो अप्रैल आपका नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर आपको 30 अप्रैल तक फाइल करनी है अपनी एनुअल रिटर्न। ठीक है जी। अरे किस फॉर्म में जाएगी, GSTR 4 में। जो रेगुलर वाले की होती है उसमें किसमें जाती है, उसकी जाती है GSTR 9 में। याद रखिएगा ये फॉर्म कई बार MCQ में 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है इंस्टीट्यूट। सच पर्सन कैन परचेज ईदर फ्रॉम सेम स्टेट और फ्रॉम सम अदर स्टेट फ्रॉम सम अदर कंट्री बट कैन नॉट सेल। वो खरीद तो कहीं से भी सकता है लेकिन वो बेच सिर्फ अपने स्टेट में पाएगा, वो कहीं पर भी किसी भी और स्टेट और किसी भी और कंट्री में नहीं बेच पाएगा, यानी कि उसे दूसरे स्टेट में सप्लाई करना या फिर एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है। Such person has to pay tax out of his own with regard to supplies which are exempt from GST, but in case of ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर के केस में उसे अपनी जेब से exempt सप्लाई पर भी GST पे करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेडर है तो shall be payable only with the regard to taxable supplies। If person opting for composition scheme is taking supply of goods or service where reverse charge is applicable, in that case composition dealer has to pay tax under reverse charge। वो ये नहीं बोल के छूट सकता कि भाई मैं तो कॉम्पोजिशन वाला हूं, मेरे पे RCM एप्लीकेबल नहीं है, RCM उस पर फिर भी एप्लीकेबल होगा। आइए जी, लास्ट खत्म। उसके बाद for the purpose of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression aggregate turnover shall include the value of supply made by such person from the first day of April of a financial year up to the date when he becomes liable to registration under this act, but shall not include the value of exempt supply of service provided by way of extending loan deposit advances is so far as consideration। ये हम बहुत डिटेल में ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि उसकी जो टर्नओवर है वो किस बेस पे कैलकुलेट होगी। आइए लास्ट पार्ट इस पूरे चैप्टर का, उसके बाद ये हमारा कॉम्पोजिशन लेवल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट आपसे, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो आपसे 4 से 6 नंबर के लिए पूछ ले। ठीक है जी, और अगर ये आया तो समझ लेना ये चैप्टर आपको फ्री के मार्क्स देके जाएगा। आइए, रेट ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम एंड सेक्शन 10(2)(a), यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ टैक्स की बात करी गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं CGST की। हम सिर्फ बात कर रहे हैं CGST की। ठीक है जी, CGST एक्ट के अंदर क्या टैक्स लगेगा, मैन्युफैक्चरर जो है अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। याद रखना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पे तो लग रहा है ट्रेडर्स वाला सिस्टम अभी मैंने याद दिलाया था। ठीक है जी, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, यानी कि जो गुड्स है, मैन्युफैक्चरर पे टैक्स क्या है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। और ये टर्नओवर का मतलब क्या है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर का मतलब है टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों। ठीक है जी। आइए,
सप्लायर मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड इन क्लोज बी पैराग्राफ 6। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए कितना था 5% हमने पढ़ा था, 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी। अच्छा, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लिविंग, तो उसके लिए कितना रहेगा 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यानी कि यहाँ पर अदर देन मैन्युफैक्चर, अदर सप्लायर का मतलब अदर देन मैन्युफैक्चर की बात हो रही है। मैन्युफैक्चर को तो हम ऊपर कवर कर चुके हैं। अदर देन मैन्युफैक्चर, अदर देन मैन्युफैक्चर का कितना है 0.5%, यानी कि सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5%। अच्छा, इसी के साथ हमारी रिवीजन होती है एंड। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जीएसटी के लिए थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, जो आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपके दो पार्ट है, एक आपका इनकम टैक्स और आपका एक जीएसटी। नो डाउट, नो डाउट इनकम टैक्स टफ है, ठीक है जी, और जीएसटी कंपैरेटिवली इजी है। 50 मार्क्स का ये है, 50 मार्क्स का ये है। और ईमानदारी से बता रहा हूँ दोस्तों, बिलीव मी, बड़ा भाई हूँ, सही एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। डीटी के अंदर अगर आपका डीटी स्ट्रांग नहीं है ना, तो ये जीएसटी ही एक ऐसा बचता है जो आपको ये पूरा टैक्सेशन सब्जेक्ट निकाल देगा। अगर आप 50 में यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर मेरे से डीटी नहीं हो पा रहा और मेरे को टैक्सेशन ही मेरा जा रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है, मैं कहूंगा कि जीएसटी पे ध्यान ध्यान देना शुरू कर दो। यहाँ पर 50 में से, यहाँ पर 50 में से 40 लाना बहुत आसान है। 40 लाना आसान है, यहाँ पर 50 में से 40 लाना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली हर किसी बच्चे का अपनी यूएसपी होती है, किसी को जीएसटी की जगह इनकम टैक्स बहुत पसंद होगा, वो कहेगा सर मेरे लिए यहाँ 40 लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ तो 40 आराम से ले आऊंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं। बट मैं एक जनरल सेंस में बात करूं तो इनकम टैक्स थोड़ा सा टफ माना जाता है जीएसटी से। और कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट भी थोड़ी गेम यही खेल जाता है, जीएसटी में गेम कम खेलता है, ठीक है। इजी है, छोटा है जीएसटी, कोशिश करें आप सारा करके जाएं, टॉपिक कोई ना छोड़ के जाएं। रिवीजन वीडियोस में कोशिश कर रहा हूँ जितनी एज सुन एज, जितनी एज मैक्स एज पॉसिबल मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है जी। 50 नंबर का आपका जीएसटी है, इसमें 40 नंबर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ही स्प्लिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो आपका इसमें 50 में स्प्लिट क्या करके दिखाऊं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे मेंशन करेंगे तो। बट टू बी ऑनेस्ट 40 मार्क्स इसमें स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोग थोड़े से एफर्ट डालोगे, अपने एमसीक्यू पक्के कर लोगे, ठीक है जी। दूसरा, अपने डिस्क्रिप्टिव में जो आंसर आप लिख रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, वो एक बार पक्के कर लोगे तो 40, अगर 40 आपको लग रहा है कि अचीवेबल नहीं है, तो मैं कहूंगा कि 35 तो मिनिमम आ ही जाएंगे। और यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि 50 में से आप एटलीस्ट 25 मार्क्स का टारगेट लेके चलें। 35 प्लस 25, भाई आपको पास होने से कोई नहीं रोक रहा। 60 एग्जामिशन बन रही है बेटा, ठीक है जी। कोशिश करें, पढ़ते रहें, सीए बनना जरूर है, ठीक है जी। बाय बाय, थैंक यू।